मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सबका स्वागत है रैंक प्लस पे। तो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था परमाणु की संरचना और आज इसका लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। देखो, इससे पहले तक अगर हम बात करेंगे तो हमारा एक लेक्चर हमने लिया था फ्राइडे को, ओके, और सैटरडे को आपका टेस्ट हुआ होगा। तो आई होप आपने उसमें अच्छे तरीके से परफॉर्म किया होगा और उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। चिंता मत करो, आने वाले दिनों में उसका भी डिस्कशन किया जाएगा कि आपने जो क्वेश्चन किए वो कैसे किए गए थे, क्या सही आंसर्स हैं। हालांकि वो आपको कहीं ना कहीं बता दिए गए होंगे और क्या आपकी गलतियां रही थी, उन सब भी हम सारी बातें करने वाले होंगे आने वाले दिनों में। लेकिन आज के लिए हम इसका लेक्चर नंबर 2 जो है आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। और आज हम क्या देखेंगे, तो आज हम थोड़ा सा बेसिक्स वाला पार्ट ही रखेंगे आज का भी, ठीक है। आज हम एक तो थोड़ा सा देखो परमाणु और उप परमाणु कणों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज और गेन करेंगे। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में भी हम थोड़ी सी बातें और करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा विद्युत चुंबकीय विकिरण स्टार्ट किया था, जिसकी थ्योरी हमने काफ़ी तक देखी थी और अभी हम उसके थोड़े से फॉर्मूले भी समझने हैं और कुछ बेसिक बातें जो तरंगों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि विद्युत चुंबकीय विकिरण एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एक विकिरण की तरंग प्रकृति और कहीं ना कहीं आगे जाकर के उसकी कण प्रकृति पर भी बातें करता है, ठीक है। तो इसलिए विकिरण की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है, कम से कम तरंग प्रकृति पहले पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि कण प्रकृति जब आगे आएगा तो वो भी हम अच्छे तरीके से समझ पाओ। ओके, चलिए तो फटाफट से यार पहले मुझे बार थम्स अप दिखा दो यार, सभी को आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं आ रही, चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और आपका टेस्ट कैसे गया पहले तो मुझे यही कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितनी सिंपल सी बात है, जितना आपका टेस्ट आप जैसा परफॉर्म करोगे उसके बेसिस पे हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे, राइट। चलिए फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो कि हाँ भाई टेस्ट कैसा रहा है। वैसे तो मैं सुन तो रहा था कि हाँ भाई टेस्ट की तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से की गई थी, हाँ, कम से कम पता तो चले कि हाँ भाई टेस्ट का परफॉर्मेंस कैसा रहा, अच्छे से कर पाए नहीं कर पाए, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए या क्वेश्चन छोड़े गए हैं, कम से कम मुझे कमेंट करके बता दो, ताकि उस बेसिस में थोड़ा सा एक आइडिया ले ही सकूँ कि हाँ भाई कैसे कैसा टेस्ट है। हालांकि आपका स्कोर कार्ड तो मेरे पास आ चुका है, हालांकि वो भी हम जरूर डिस्कस करेंगे, उस पर भी धीरे धीरे करके, चिंता मत करना, सारी बातें करेंगे इन द लास्ट। और कि वो इंपॉर्टेंट है, आप कैसा पढ़ रहे हो, टेस्ट में कैसा परफॉर्म करोगे, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं डिसाइड किया जाएगा कि आपका नीट 2025 का एग्ज़ाम कैसा रहने वाला है। आप उसे अच्छे से कर पाओगे नहीं कर पाओगे, या क्या कमियां थी जिनको दूर करना अभी की अभी ज़रूरी है कि आगे जाके वो प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है और क्या, और रेगुलर क्लासेस लेनी है, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी, क्योंकि कोई क्लास मिस कर रहे हो मतलब उसमें आप अपना लॉस कर रहे हो, ठीक है, वो आपने को नहीं करना है, ठीक है। एंड कमेंट्स करने हैं, ओके, मेरे पास और कोई तरीका है नहीं, मतलब क्या है, टेलीपैथी अभी तक आती नहीं है मेरे को, तो ऐसे कोई अब तक है नहीं कि मैं टेलीपैथी से आपका दिमाग डायरेक्टली पढ़ लूँ यहाँ बैठे बैठे ही, तो वो चीज़ नहीं हो सकती, उसके लिए मुझे कमेंट्स की ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए ओके, बहुत ही अच्छी बात है, हाँ चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, फिर पहले थोड़ा सा टॉपिक समझ लेते चीज़ स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे करके आपके जो भी डाउट्स हैं वो बताते हुए चलना, ठीक है। चलिए तो देखो, लास्ट टाइम में अगर देखा जाए तो हम थोड़ा सा परमाणु की हमने थोड़ा बेसिक्स देखा था और थोड़ा बहुत हमने उप परमाणु कणों के बारे में जाना था। अब देखो समझो, बात हमारे पास ये आती है कि इनका थोड़ी सी डिटेलिंग हमें पता होनी चाहिए, है ना। लास्ट टाइम पे लेक्चर 1 में हमने कहीं मॉडल्स पे हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी कि भाई कौन कौन से मॉडल दिए गए थे। सबसे पहले डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया गया था, जिसने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। फिर उसके बाद आपके पास आया था जे थॉमसन आए थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल या थॉमसन का तरबूज मॉडल, क्रिसमस केक मॉडल, ये सब दिए, जो कि परमाणु के अंदर की संरचना को बताने में थोड़ा बहुत हेल्प करता है, लेकिन फेल हो जाता है। फिर हमारे पास आया था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आया था, जो कि एक काफ़ी प्रायोगिक सिद्धांत था। सबसे पहला जो प्रयोग किया गया था वो रदरफोर्ड ने किया था, जिसमें मॉडल परमाणु का एक काफ़ी अच्छा मॉडल समझाने की कोशिश की गई थी। ये सब बात तो हो गई थी, ठीक है। और इसके बाद हमने थोड़ा सा विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के बारे में जानना भी हमने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती क्या है, किन प्रकार की होती है, वो सारी बात है, ठीक है। अब क्या इन दोनों टॉपिक से मिलकर के, यानी मॉडल्स और हमारे पास विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, अब इनके अंदर क्या कुछ छोटे छोटे पार्ट और आते हैं, आज हम वो कवर करेंगे, ठीक है। तो परमाणु और परमाणु कणों में सबसे पहले तो हम पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना थोड़ा सा इनके लिए ज़रूरी हो जाता है। और मैं चाहूँगा कि सभी लोग कमेंट करके यार जवाब ज़रूर देना, ठीक है। जितना जवाब दोगे उतना चीज़ें क्लियर रहेंगी कि एक्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है, कैसे अप्रोच लगानी है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन की, तो देखो आपको बहुत ही सिंपल सवाल का जवाब देना है। आपको ये बताना है कि अगर मान लो x कोई परमाणु है, 17, 29, तो 29 तो नहीं हो सकता, मतलब चलो ठीक है, 46 में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की
संख्या बताइए। ठीक है, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भाई इस सवाल का जवाब दीजिएगा। ओके, अभी पहले एक सिंपल सवाल से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे करके मैं सवाल का लेवल भी बढ़ाते जाऊंगा इसी में, और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। आपको बताना है कि आपको मैंने एक परमाणु का सिंबल दे दिया जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। आपको बताना है यहाँ पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपको बतानी, कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। ओके, क्लियर है। चलो मैं आपको 1 मिनट का पूरा टाइम दूंगा इसके लिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको आराम से। ऐसे क्वेश्चन वैसे आपको मैंने पहले भी करवाए भी थे, आपके डीएसए में आपको मिले होंगे। तो 1 मिनट का टाइम है, पूरा पूरा इसको सॉल्व करो, मुझे फटाफट से कमेंट करके आंसर बताना। आराम से देख लो क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है। ओके चलो ठीक है, 1 मिनट हो गया आपका। चलो फटाफट से बताओ भाई आंसर क्या आया है। तो आंसर आया है 17 प्रोटॉन होने चाहिए और 17 इलेक्ट्रॉन और 31 हमारे पास न्यूट्रॉन होने चाहिए। हाँ चलिए देखते हैं। तो देखो भाई अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से आपको पता है कि हमारे पास नीचे की तरफ जो नंबर लिखा हुआ है ये मेरा परमाणु क्रमांक Z है, और ऊपर की तरफ जो नंबर लिखा हुआ है ये मेरा परमाणु भार A है। प्रोटॉन की संख्या और देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी, क्योंकि ओवरऑल परमाणु पर कोई आवेश नहीं दिख रहा है, सो कोई प्लस या माइनस आवेश नहीं, उदासीन है। मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होनी चाहिए, जो कि परमाणु क्रमांक के बराबर ही होनी चाहिए, यानी कि ये दोनों तो आपके 17 के बराबर हो जाएंगे। और अगर बात करेंगे हमारे पास न्यूट्रॉन संख्या, तो वो इक्वल होता है कि पास A माइनस Z के। ठीक है, तो A क्या है मेरे पास 46 माइनस Z है मेरे पास 17। ओके, आपको केवल माइनस करना और आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 16 में से 7 गया तो 9 और 3 है 29। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। दैट्स इट। ओके, तो इस प्रकार से बेसिकली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, हालांकि पता नहीं लगा आपने शायद विकास ने आंसर दिया 31 न्यूट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, माइनस ही तो करना था। 31 न्यूट्रॉन कहाँ से आ गए। हाँ 31 कब आएंगे, जब इसमें से 15 माइनस करोगे तो 31 आएगा। ठीक है, पर आपको 17 माइनस करना है, 15 माइनस नहीं करना। ओके, पहले थोड़ा सा जगह जोड़ना घटाना सही करो, इतना ईजी भी नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जोड़ना घटाना अच्छे से आता है तो अभी थोड़ा पीछे चल रहे फिर तो बच्चों से। चलो माइनस करना देखो आना चाहिए, तो बेसिक्स वाली चीज़ है। तो ओवरऑल 29 न्यूट्रॉन्स होंगे इसका सही आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे पूरे तरीके से सही नहीं है अभी तो। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इस वाले का आंसर सही दे पाते हो कि नहीं दे पाते। और हर बार मैं क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए चलूंगा, तो उसको पकड़ते हुए चलना कि पहले क्या क्वेश्चन था और आगे क्या क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी है इस पर हमें। ठीक है, दूसरा मान लो आपको मैंने बोला है कैल्शियम +3।
ठीक है, अब मुझे बताइए, चलो सेकंड क्वेश्चन, कि कैल्शियम +3 के अंदर आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की काउंटिंग करनी है। चलिए बताइए अब इस बार आंसर क्या आएगा। अगेन आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, चलिए आराम से देखो और मुझे बताओ भाई इसका जवाब क्या होना चाहिए फटाफट से। ओके चलो भाई, इतना टाइम काफ़ी है, इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए वैसे तो। देखो अब यहाँ पर देखो क्या है, इस बार मैंने क्वेश्चन में आपको परमाणु क्रमांक वो सब बताया नहीं है, तो पर मैंने कहा था भाई ये तो बेसिस वाला पार्ट है, कम से कम परमाणु क्रमांक 30 तक तो आपको सभी के परमाणु क्रमांक मतलब तत्व जो भी हैं आपके उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों याद होने चाहिए। ठीक है, कैल्शियम का अगर देखा जाए तो परमाणु क्रमांक 20 होता है और परमाणु भार इसका 40 होता है। तो जेड की वैल्यू आपके लिए 20 है, ए की वैल्यू इसके लिए 40 होती है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करें तो देखो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। पहली बात तो प्रोटॉन की संख्या का देखो, पहली बात तो आवेश से कोई लेने देना है नहीं, धनात्मक और ऋणात्मक कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रोटॉन की संख्या तो परमाणु क्रमांक पे ही डिपेंड करती है ना, तो वो तो आपकी 20 ही रहेगी। इलेक्ट्रॉन संख्या नॉर्मल कंडीशन में जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं किया गया था, जब तक कोई आवेश नहीं आया था, नॉर्मली इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि +3 का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल गए, यानी कि 3 की कमी हो गई होगी, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और न्यूट्रॉन कितने रहेंगे भाई, न्यूट्रॉन तो आपका A-Z होता है, यानी कि 20 न्यूट्रॉन, इतने जो है आपके पास ओवरऑल न्यूट्रॉन रह गए होंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए था। ओके, नहीं नहीं विकास, आपने अलग ही गलत आंसर दिया है, प्रोटॉन 20 है, इलेक्ट्रॉन नहीं। देखो आवेश का मैंने बोला ना, प्रोटॉन का कोई लेना नहीं है, प्रोटॉन जो होते हैं वो तो नाभिक के अंदर है ना, तो नाभिक के अंदर की चीज़ तो फिक्स हो गई। ओके, उसके अंदर तो प्रकृति का सबसे प्रबल आकर्षण बल नाभिकीय बल कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन है जो एक्चुअल में कक्षाओं में चक्कर लगाता है, रदरफोर्ड मॉडल और आगे जो मॉडल दिए हैं उनके अनुसार भी, तो वो आदान प्रदान हो सकते हैं, उनका एक्सचेंज हो जाता है। जैसे आप आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्यों पढ़ते हो, क्या हमें प्रोटॉन में फर्क आते कभी भी नहीं, हमेशा फर्क पड़ता है इलेक्ट्रॉन की संख्या पे कि वो आ जा सकते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है। ओके क्लियर, तो ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, चलो सेकंड वाला भी गलत हो गया, चलो कोई नहीं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा ठीक है, आपको ये बताना है CO3 - 2 में आपको बताना पड़ेगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपको काउंट करनी है। ठीक है, और अगेन मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, फिर से हर बार मैं आपको 1-1 मिनट का टाइम दूंगा और 1-1 मिनट में इसको सॉल्व करना। अगर ये वाली गलतियां हैं तो भाई कैसे करोगे, पर तो मतलब अभी तक आप किसी परमाणु के अंदर मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन काउंट नहीं कर पा रहे, तो क्या हायर लेवल के क्वेश्चंस कर पाओगे। ओके, तो पहले चलो एक काम करो, इसको सॉल्व करो फटाफट से। कार्बोनेट आयन है CO3 - 2 और इसका आपको बताना पड़ेगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फटाफट से चलो 1 मिनट का टाइम अगेन दिया।
चलिए भाई 1 मिनट हो गया, इतना टाइम काफ़ी है गैस। आगे चलिए बताइए भाई इस सवाल का जवाब क्या होने वाला है, थोड़ा सोचो और मुझे बताओ। ओके अच्छा, इस पर आंसर आया है 32 इलेक्ट्रॉन, 30 प्रोटॉन और 30 ही मेरे पास न्यूट्रॉन होने चाहिए। हाँ चलिए एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो अब जैसे कि अब ये एक अणु आयन एक तरीके से, मतलब परमाणु नहीं है, परमाणु पर आयन नहीं है, ये कोई अणु है जिस पर कोई आवेश है, अणु आयन इसको मैं बोल सकता हूँ है ना। तो ऐसे कैसे करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, आपके पास परमाणु है ना, परमाणु मिलकर अणु बना रहे हैं, तो परमाणुओं के अंदर जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन रहेंगे उन सबको जोड़ दो, और कोई आवेश आया है तो इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, वो प्लस या माइनस कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि देखो अगर मान लो मुझे प्रोटॉन काउंट करना हो तो प्रोटॉन किससे होंगे, प्रोटॉन में मेरे पास मिलेगा एक तो कार्बन के पास जितने प्रोटॉन है और 3 ऑक्सीजन के पास जो प्रोटॉन रहे होंगे उनको ऐड कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। मतलब ऑब्वियसली बात है ना, ये इसी से मिलकर बन रहा है, तो आवेश का तो प्रोटॉन संख्या में वैसे फर्क नहीं पड़ता। तो 1 गुणा कार्बन पे 6 प्रोटॉन होते हैं, प्लस 3 गुणा 1 ऑक्सीजन पे 8 प्रोटॉन होते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 + 24 यानी कि 30 प्रोटॉन। तो 30 तो प्रोटॉन होने चाहिए, आवेश का अगेन प्रोटॉन की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या फर्क पड़ता है ना। चलो भाई अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने भी प्रोटॉन हैं देखा जाए उतने तो होने ही चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन आपको और ऐड करने पड़ेंगे अलग से, क्योंकि -2 का आवेश है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से और आए, यानी क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ होने चाहिए, ठीक है। और अगर बात करेंगे न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करोगे भाई, हर एक के न्यूट्रॉन काउंट कर लो। हालांकि बात ये रह जाती है कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन ऐसे दो परमाणु है जिनके पास जितने प्रोटॉन है उतनी संख्या में न्यूट्रॉन भी होते हैं, है ना, वरना औरों के लिए आपको काउंट करने पड़ जाते, तो यहाँ पर आपके पास 30 न्यूट्रॉन ही होने चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। ओके हाँ इस बार तो बिल्कुल सही आंसर हमने दिया था, 30, 32 और 30 न्यूट्रॉन्स। ओके चलो भाई ना कि अब आंसर सही आ रहा है, तो ये बस ये चीज़ सही है कि आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाते हो, है ना। चलो आगे बढ़े। अब चलो एक क्वेश्चन और करना है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, उसके बाद फिर हम थोड़े से विद्युत चुम्बकीय विकिरण की बातें और करेंगे, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रह जाता है ना। देखिए देखो एक क्वेश्चन और है, चलो मुझे इसका आंसर दो, आपको बताना है इस बार H3O प्लस और इसका परमाणु भार 18 है, ठीक है। चलिए इसमें आपको मुझे बताना पड़ेगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। ओके इनके बारे में आपको बताना, ठीक है। H3O प्लस है, थोड़ा ध्यान से देखना इस बार, थोड़ा सा काउंटिंग करते समय थोड़ा ध्यान रखना कि आप कितने काउंटिंग करने वाले हो, एग्जैक्टली कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलिए इसके लिए मैं आपको अगेन 1 मिनट का टाइम फिर से दूंगा और 1 मिनट में आपको इस सवाल का जवाब बताना पड़ेगा। चलिए बताइए भाई सवाल का जवाब क्या होने वाला, जल्दी से। ओके H3O 18 प्लस है क्या, अरे इसका मतलब देखो ये है 18 प्लस नहीं, मतलब कि ऑक्सीजन का परमाणु पर 18 है यहाँ पे, ठीक है, और प्लस आवेश अलग से है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। अरे भाई चलो इसको मैं ऐसे कर देता, लो कलर चेंज कर देता तुम लोगों के लिए। ओके तो प्लस आवेश अलग है और 18 अलग है, क्लियर है। अब करो चलो इसको, चलो फटाफट से करो।
ओके, सो 11 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो अगर हम बात करें H3O प्लस की, देखो अगर मुझे प्रोटॉन काउंट करें तो प्रोटॉन तो सिंपल है। चलो प्रोटॉन तो मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक के होंगे, तो 3 तो मेरे पास हाइड्रोजन है प्लस 1 मेरे पास ऑक्सीजन है। हालांकि ऑक्सीजन 18 वाला है पर ऑक्सीजन तो है ही ना, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। तो 3 गुणा 1 प्लस 1 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है तुम्हारा 8। तो क्या हो जाएगा 3 + 8 यानी कि 11 प्रोटॉन। ठीक है, चलो ये तो सही है ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। चलो अब देखो उदासीन स्थिति में तो अगर देखा जाए तो हमारे पास परमाणु भार का इलेक्ट्रॉन से कोई लेने देना होता नहीं है ना, प्रोटॉन से होता है। जितने प्रोटॉन है उतने ही रहते हैं। मतलब मेरे पास नॉर्मल कंडीशन में इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, पर नॉर्मली जब तक कोई आवेश नहीं आता। पर प्लस का मतलब कि आवेश आ चुका है तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका होगा, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ होने चाहिए, है ना। ये तो सही है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन के लिए। तो देखो हमारे पास न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ काउंट करेंगे, आपको पता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन आपको काउंट करने पड़ेंगे। तो एक बार पहले निकाल के देख लेते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा अपने को, है ना। तो देखो भाई अगर हाइड्रोजन आपका होता है 1H1, यहाँ पर मेरे पास न्यूट्रॉन कितने होंगे? A-Z, यानी कि 1 - 1 यानी कि 0। तो एक चीज़ तो ये है कि भाई आपके पास हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता अगर देखा जाए तो, है ना। और ऑक्सीजन हमारे पास 18 है जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे? अगेन A-Z यानी कि आपके पास 18 - 8 यानी कि 10 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे 10 न्यूट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। पर हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो हमारे पास केवल ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन ही आपको काउंट करने पड़ेंगे। यानी कि हाइड्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन थे लेकिन इसके पास 0 न्यूट्रॉन था, प्लस 1 ऑक्सीजन के पास 10 न्यूट्रॉन थे, यानी कि 10 न्यूट्रॉन। ओके, तो ये क्या रहेगा इसका हमारा सही मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा अगर कोई समस्या नहीं आ जाए, ठीक है, तो उस स्थिति में आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि भाई हो सकता है जो काउंटिंग आप करने वाले हो वो एक्चुअल में गलत हो जाए। उसमें फर्क पड़ता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन मेरा फिक्स होता है परमाणु क्रमांक पे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब चलो थोड़ा सा चलो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। और अब हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की अगर बात की जाएगी ना, तो असल में विकिरण जो आपको देखने को मिलते हैं नॉर्मली हम तरंग रूप मानते हैं ना, कि तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है उसमें क्या होता है, तरंग रूप होता है। मतलब कि आपकी जो विकिरणें होती हैं वो नॉर्मली तरंग रूप में चलती हैं। जैसे तरंग कैसे चलती है, इस प्रकार से लहर के रूप में चलती है ना, इस प्रकार से तरंग ऊपर नीचे श्रृंग और गर्ज के रूप में। तो नॉर्मली हम यही अज्यूम करते हैं, जैसे आप कभी भी कोई भी डायग्राम देखते हो। लास्ट टाइम मैंने आपको विद्युत चुम्बकीय विकिरण दिखाई थी जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र था, वो तरंग के रूप में था, वो लहरों के रूप में ऊपर नीचे चल रहा था, है ना। तो इस तरीके से, पर पॉइंट है कि आपको इन तरंगों के बारे में पहले थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए अच्छे तरीके से, कि तरंग के कौन कौन से शब्द होते हैं, कौन सी शब्दावलियाँ हैं जो तरंग के साथ जुड़ी हुई रहती है। अब पहले हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, है ना। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करेंगे मेरे पास जैसे कि ये आपके पास एक ग्राफ मैंने बना दिया और ये क्या आपके विद्युत चुम्बकीय विकिरण इस प्रकार से गमन कर रही है। ठीक है, अब देखो अब पॉइंट हमारे पास ये आता है कि जैसा कि हमारे ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण है और आगे जाके विकिरण वैसे और भी आगे गमन करेगी, ऐसे नहीं है, आगे भी जाएगी और इस प्रकार से लहरों के रूप में चलती रहेगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होता है, पहले कुछ परिभाषा है। हमारे पास क्या होता है, ये आपकी जो बीच की स्थिति है, ये होगा आपकी माध्य स्थिति, जिसके इर्द गिर्द ऊपर और नीचे जो आपकी तरंग है वो दोलन करती है। तो माध्य स्थिति से जो अधिकतम जो दूरी बनती है ना, इसका बोलते हो आयाम, जिसको आप ए से प्रदर्शित करते हो, ये आपका आयाम होता है। और देखो एक बात होती है कि माध्य स्थिति से आप चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, दोनों तरफ की जो दूरी है, जो आयाम है वो बराबर होता है। ऊपर की दूरी और नीचे की दूरी बराबर है, डायग्राम में नहीं लग रहा होगा लेकिन वैसे बराबर ही है। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को आप बोलते हो श्रृंग, जो सबसे टॉप का पार्ट होता है, और नीचे वाले जो टिप होती है, जो आपका पीक होती है, उसका बोलते हो गर्त। तो श्रृंग और गर्त, तो माध्य स्थिति से जो अधिकतम दूरी बनती है, जो भी तरंग बनाती है, वो उसका आयाम है और वो सदैव बराबर रहता है। चाहे ऊपर चाहे किसी भी आगे वाला पीक देख लो तो भी बराबर रहेगा, नीचे भी बराबर रहेगा। तो ऊपर और मैक्सिमम डिस्टेंस जो अधिकतम दूरी होती है माध्य स्थिति से वो बराबर होती है, इसको आप आयाम कहते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो, इसके बाद फिर हमारे पास एक शब्द आता है जिसको कि आप बोलते हो आपकी आवृत्ति। अच्छा पहले आवृत्ति से पहले एक चीज समझो
जब हम बोलते हैं तरंग, तो देखो हमारे पास क्या होता है, तरंग होती है। तरंग क्या होती है, अभी पूरी तरंग नहीं होती, मतलब तरंग बहुत सारी, एक लंबी तरंग है, लेकिन इसमें तरंग चक्र होता है। चक्र क्या होता है, मतलब एक पूरा आवर्त काल में जितना तरंग चलती है। तरंग चक्र कैसे निकालते हो, चक्र कैसे बनता है, चक्र होता है बेसिकली गोला, ऐसे एक सर्कल है, इसका आप चक्र बोलते हो ना, तो ये क्या एक चक्र है। सेम उसी प्रकार से एक तरंग का ये जो पूरा चक्र होता है वो 2 हिस्सा बढ़ जाता है। कैसे, देखो आधा हिस्सा तो ये ऊपर गया यहाँ पे, तो आधा चक्र तो ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है इसका बोलोगे आधा चक्र। और पूरा चक्र के लिए इसको नीचे बढ़ा दो, और यहाँ तक होता है कि बस एक चक्र, ठीक है, इसको आप एक चक्र बोलते हो, या फिर इसको कई बार एक तरंग भी बोल देते, एक तरंग, एक छोटा तरंग का एक छोटा, सबसे छोटा हिस्सा, ठीक है। ओके, इसके बाद देखो अगेन सेम रिपीटिशन होता है, तो ये आपको एक तरंग चक्र कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, चक्र, या फिर आप तरंग चक्र भी कह सकते हो, ठीक है, तरंग चक्र, ठीक है, ये इसको कहा जाता है, ठीक है, आधा चक्र और पूरा तरंग चक्र, ठीक है। अब पॉइंट हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास क्या आता है कि देखो अब तरंग लगातार चल रही है, तो एक बिंदु चलो हमने फिक्स कर दिया, मान लो कि मैंने यहाँ पर एक बिंदु मैंने फिक्स कर दिया। अब 1 सेकंड में जितनी तरंगें, यानी कि जितनी तरंग चक्र इससे गुजरेंगी उस संख्या को आप बोलोगे आवृत्ति, ठीक है। तो आवृत्ति क्या कहते हैं, आवृत्ति बेसिकली हम कहते हैं कि 1 सेकंड में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, आवृत्ति होती है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर देखो किसी भी अगर तरंग को परिभाषित करना है तो आपको 2 शब्दों की मदद से आप कर सकते हो, या तो आवृत्ति, कि हर कोई तरंग, हर कोई विकिरण जो होती है वो आवृत्ति से अलग अलग की जा सकती है। ये अलग अलग आवृत्ति मतलब वो अलग प्रकार की विकिरण है। जैसे कि आपको याद होगा, मैं लास्ट में आपको पूरा डायग्राम दिखाया था विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का, वहाँ पर भी यही बोला था कि भाई आपके पास हर प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण की एक अलग आवृत्ति होती है, जिससे पता चलता है भाई कौन से प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और तो आवृत्ति की बात करेंगे तो इसको बेसिकली जो है आप न्यू से प्रदर्शित करते हो, और इसका मात्रक क्या होता है आपका, हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज इसका मात्रक होता है, सॉरी हर्ट्ज, या फिर चक्र प्रति सेकंड की 1 सेकंड में कितना चक्र गुजर रहा है वो संख्या, या फिर इसको कई बार सेकंड इनवर्स भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या है, मात्रक हमारा बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो हमारे पास क्या आता है, एक वर्ड हमारे पास और भी आता है, वो आता है मेरे पास तरंग दैर्ध्य। अब देखो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तरंग दैर्ध्य होता है बेसिकली कि 1 मीटर दूरी अगर आप लेके चलोगे तो उसमें जितनी तरंगों की संख्या होगी उसको तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। यानी कि मान लो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो इतनी कोई डिस्टेंस है, यहाँ पे मान लो कि आपकी 1 इकाई दूरी है, तो इसमें जितनी तरंगों की संख्या होगी वो तरंग दैर्ध्य है। तो 1 इकाई दूरी में तरंगों की संख्या, ठीक है, इसको आप बेसिकली तरंग दैर्ध्य कहते हो, जिसको कि आप लैम्डा से प्रदर्शित करते हो, ठीक है। अब देखो भाई ना, जैसे मैंने बोला तरंग है, तो तरंग का मतलब ये पूरी तरंग नहीं कि लगातार सबके सब जोड़, नहीं, एक तरंग चक्र, मतलब जितने तरंग चक्र रह पाएंगे वो 1 मीटर डिस्टेंस में जितने बनेंगे वो बेसिकली आपकी तरंग दैर्ध्य कहलाई जाएगी। अब इसका मात्रक क्या होता है, देखो तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक है वो आपके पास होता है आपका मीटर या फिर सेंटीमीटर ही होता है। और सॉरी मैंने आपको थोड़ा गलत दिखा दिया, वेट यहाँ मैं थोड़ा उल्टा लिखवा दिया, वेट, ये तरंग दैर्ध्य नहीं होती, उसको बेसिकली तरंग संख्या बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लो, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने शायद गलत कह दिया, वेट, संख्या को आप बेसिकली बोलते हो तरंग संख्या कहते हैं इसे, तरंग संख्या, इसको तरंग संख्या कहते हो, ठीक है। इसका मात्रक आपके पास सेंटीमीटर इनवर्स या फिर आपके पास मीटर इनवर्स रहता है, ठीक है। 1 इकाई दूरी में जो तरंगों की संख्या होती है उसको तरंग संख्या बोलते हैं, ठीक है। और पॉइंट तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग दैर्ध्य बेसिकली होता है कि एक 2 लगातार श्रृंग या 2 लगातार गर्त के बीच की दूरी को, यानी हमारे पास क्या होगा कि देखो अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ले लूँ तो ये जो दूरी है उसको लैम्डा बोलेंगे, ठीक है। तो 2 लगातार श्रृंग या 2 लगातार गर्त कोई भी ले लो, या फिर पूरे एक तरंग की जो लंबाई होती है, एक तरंग चक्र की जो लंबाई है वो क्या दो, एक ही बात होती है, इसको आप क्या बोलते हो,
तरंग दैर्ध्य इसको कहते हो, ठीक है। और इसका मात्रा क्या होता है आपके पास, मीटर और सेंटीमीटर, ये इसका मात्रा है, ठीक है। तो ये कुछ हमारी कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा हमारे लिए हो जाती है। तो आप तरंग दैर्ध्य या फिर आवृत्ति से आप परिभाषित करने वाले हो अलग अलग प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरणों को। अब जैसे कि देखो यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे पास, तो एक बात ध्यान रखना, जैसे कि देखो इनके बीच में कोई संबंध होता है क्या, पहला संबंध होता है न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, कि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का, ये तो आपकी आवृत्ति हो गई, ये हो गई तरंग दैर्ध्य हो गई, ठीक है। और सी क्या है, सी बेसिकली आपका प्रकाश का वेग है, जो कि आप जानते हो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, है ना। एक तो ये फॉर्मूला आपके पास बनता है। दूसरा फॉर्मूला होता है आपकी तरंग संख्या, देखो न्यू बार होती है, इसको आप बोलते हो तरंग संख्या, ये आपके 1/λ के बराबर है, ठीक है, कि 1 तरंग दैर्ध्य, या तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को भी तरंग संख्या कहते हो, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास यहाँ है। अब मैं चाहूँ तो इन दोनों फॉर्मूले को मिक्स भी कर सकता हूँ, तो न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, सी न्यू बार, इस प्रकार से, है ना। तो आपके पास अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले आप बहुत ईजिली बना सकते हो, ये काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट और भी आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना, और आपको कुछ चीज़ें मैंने बताई भी हैं, लेकिन ये काफ़ी हेल्प करेगा। कैसे, देखो ध्यान दो कि आपको मैंने लास्ट टाइम विद्युत चुम्बकीय विकिरणें बताई थी, और वहाँ पे एक बात बताई थी कि मैंने उन सभी को ऊर्जा के एक सही क्रम में रखा था, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। और वहाँ पर मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के आधार पे अब किस प्रकार से उसका सही क्रम रहता है, ये भी हमने चर्चा की थी। और वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था, आपने नोटिस किया होगा कि आपके पास ऊर्जा का जो क्रम था और जो आवृत्ति थी, उन दोनों का क्रम क्या था, एकदम बराबर था। अगर आप नोटिस करोगे, चेक करना कि आवृत्ति का जो क्रम बताया था और ऊर्जा का जो क्रम बताया था वो बिल्कुल सेम बताया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊर्जा जो होती है ना, वो असल में आवृत्ति के समानुपाती होती है, ठीक है, जो कि हमें बताता है प्लांक। प्लांक नाम का साइंटिस्ट था, और उन्होंने बेसिकली इसमें बताया था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के अंदर, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर जो है बेसिकली बताया गया था कि जो ऊर्जा जो होती है ना, असल में विकिरण की ऊर्जा, वह असल में उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा कि आपके पास जो आवृत्ति का क्रम था वही आपकी ऊर्जा क्रम था। और क्योंकि देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि देखो आवृत्ति तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है, तो तरंग दैर्ध्य क्रम आप देखोगे वो उल्टा रखा होगा, यानी कि आपके पास जो एनर्जी है वो तो न्यू के समानुपाती है, लेकिन न्यू तो लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका क्रम ऐसे ही बन जाता है। और इसके अलावा न्यू बार अगर मैं तरंग संख्या भी जोड़ना चाहूँ तो उसके समानुपाती हो जाएगा, क्योंकि देखो ये इसके जस्ट बराबर में आ रहा है, यानी कि तरंग संख्या बढ़ रही है मतलब आवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी, और आवृत्ति घटेगी मतलब कि आपकी ऊर्जा भी घट जाएगी। तो ऊर्जा पर जो ओवरऑल डिपेंडेंसी बनती है वो आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य सब देखते हो। हालांकि किसी को भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का जो यूज़ आप डायरेक्टली कर सकते हो, समानुपाती संबंध डायरेक्टली यहाँ बन रहा है, इस चीज़ का उपयोग डायरेक्टली भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है जो आप थोड़ा सा आपको मैच करके रखना चाहिए। और आगे का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है उसमें हम कहीं ना कहीं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से ही शुरुआत करने वाले होंगे, ताकि यहाँ पे इसके आधार पे हम काफ़ी सारी चीज़ें समझते हैं जो शायद आपका तरंग सिद्धांत समझाने में फेल भी हो रहा होता है, ठीक है। अब ये कैसे समझेंगे, कैसे करना, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर देखो बच्चों, मेरी तरफ से इतना ही रहने वाला होगा। आपको यही चीज़ें थोड़ी अच्छी तरीके से पढ़नी है, थोड़ी अच्छी तरीके से समझनी है, ओके बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और देखो आपको जो डीएसए दिया जाता है उनको थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना, जितना अच्छे से सॉल्व करके उतना आपको फायदा मिलेगा। ओके, अगेन अगर आप डीएसए सॉल्व नहीं करें मतलब आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस न्यूमेरिकल करने की जो प्रैक्टिस है वो बहुत कम हो जाएगी, और इससे आप एग्जाम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि नो डाउट अगर आप केवल थ्योरी बेस्ड चलोगे तो ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी थ्योरी ऑन द स्पॉट दिमाग में याद रहे। बोलते भी हैं ह्यूमन नेचर है, तो वो चीज़ नहीं करना है अपने को। जहाँ से हो सके वहाँ से नंबर बटोरने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है बच्चों। सो आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही रहेगा। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।